नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप। आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। You are watching Unbound India. आज हम बात करेंगे ईरान पर। ईरान में इस समय जो चल रहा है, जो घट रहा है, उसके बारे में डेप्थ में जाकर हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस बात को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी हमारे साथ में हैं। आपके चिर परिचित, जानी पहचानी शख्सियत। अनबाउंड इंडिया पर एक बार फिर से उसी तरीके का तेवर और उसी तरीके की तलखी अपने जो तथ्य हैं उसके बारे में आप सब जानते हैं। केडिया जी का आप अनबाउंड इंडिया में आपका फिर से स्वागत है कि आज ईरान में जो भी घट रहा है उसे हम एक इस्लामिक रिवोल्ट की तरह से देखें या ये एक सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि ये इस्लामिक है या पुरातन जो एक संघर्ष है, जो अंदर जो डीएनए में जो उबल रहा है वो है। देखिए, ये जो भी आपके प्रश्न है और उसकी जो भाषा है, पदावली है, ये यूरोसेंट्रिक जो एकेडमिक्स है, जो क्रिश्चियनिटी के आसपास है और बाद में सेकुलर टर्म्स में अपने को मैनिफेस्ट करती है, वो भाषा है। दोनों भाषाओं में मैं उत्तर दे देती हूँ। अगर हम यूरोसेंट्रिक पदावली में बात करें तो ये जो थोपा हुआ इस्लाम है, इसको उखाड़ कर फेंक देने का एक अत्यंत गंभीर और बड़ा आंदोलन भरा प्रयास है। अगर इसको हम भारत की शास्त्रीय पदावली में देखें तो पाप की अधिकता है, कंस जैसा मामला है। प्रजा का गर्दन एकदम घोटा गया है और केवल गर्दन घोटा गया यानी अकथनीय अत्याचार है और प्रजा इस अत्याचार को फेंक देना चाहती है। इसमें और थोड़ा सा जुड़ता है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद आज तक मोटा मोटी कोल्ड वॉर है। ये कंटिन्यूएशन है एक तरीके से। 1990 में सोवियत रूस के टूटने से माना गया कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, लेकिन सोवियत रूस के टूटने के बाद रूस जिस मजबूती से उभरा या बना रहा, तो देखिए नाटो तो डिसमेंटल नहीं हुआ। वार्सा पैक्ट डिसमेंटल हुआ, नाटो बना रहा। तो रूस को दबोचने का प्रयास है किसके द्वारा? बिला वजह के 30-34 करोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप के कोई 85 करोड़ के लोग हैं और रूस में तो 14 करोड़ लोग हैं। यूक्रेन की लड़ाई को इसी तरह देखिए आप, हमास हूती वाली लड़ाई को इसी तरह देखिए। तो जो रूस के मित्र देश हैं, मित्र देश भी व्यर्थ का शब्द है, एलाइज हैं, सहयोगी देश हैं, एक वर्किंग पार्टनरशिप है, उनको दबोचा जा रहा है। एक विषय ये है। दूसरा इसको देखने का तरीका ये है कि भाई पूरा यूरोप और अमेरिका के लिखने पढ़ने वालों को समझ में आ रहा है ये उनके मतलब सुपीरियरिटी का, डोमिनेंस का, प्रॉस्पेरिटी का जाने का समय है। जाने का समय अभी गया नहीं है लेकिन जाने वाला है, जा रहा है। अच्छा। तो ऐसे में आदमी जितना कस के पकड़ पाता है पकड़ता है और उस पकड़ने की समयावधि को बढ़ाता है। उन सबको पता है कि वो उसी कालखंड में पहुंचने वाले हैं जिसमें 1800 के आसपास थे या 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जहां वो थे, या पूरी 19वीं शताब्दी 1801 से 1899 थे, वहां थे। तो वेनेजुला का भी तेल पकड़ना है, ईरान का भी तेल पकड़ना है। तो ये 3-4 तरीके से इस समस्या को देखा जा सकता है, क्योंकि सबकी भूमिका है अभी जो उत्पात चल रहा है वहाँ। तो इसमें अगर हम ईरान को और नज़दीक से समझें, वहाँ की सोसाइटी को अगर हम समझें, वहाँ की जो लोग हैं, रिचुअल्स हैं और जो सिविलाइजेशनल जो एक उनके पास एक एसेट है, उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो क्या ये सच है कि ईरान की आत्मा आज भी जो इस्लामिक जो सप्रेशन है ना, उसके तहत
आप देखती हैं, या ये जोरोस्ट्रियन जो एक सभ्यताएं के वो लोग वाहक रहे हैं, उसके के ताने बाने के साथ आप कैसे? इसको पहले मोटा मोटी देखिए। जी, पर्शिया नाम ग्रीस लोगों ने लिया, ठीक है। भारत के पार्श्व में पर्शिया, अच्छा, उस तरीके इसका से था। अपना नाम आर्याना है, तब भी अब भी। शाहरजा पहलवी आर्याना ही नाम लिखे थे, हाँ, लेकिन ये जर्मनी में हिटलर का उदय हो चुका था, वो आर्यन रेस थ्योरी को लेके चल रहे थे, स्वस्तिक बना चुके थे, तो ए को हटा के आई किया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। वो अभी भी अपने को आर्याना आर्याना आर्य आना मतलब आर्य लोगों आर्य का लोगों स्थान। का। एक बात। दूसरी बात, ये जो राष्ट्रीयन है, ये है वो है, सब अंग्रेज यूरोपियंस का, गोरे लोगों का रचा हुआ है। कब का? 100-150 साल पहले का। अच्छा, ये सब सनातन धर्म की भूमि है। कहाँ तक है? हाँ। जिसको ग्रीस कह रहे हैं, जो कि येल वंश का है, एलेनिक साम्राज्य, वहां से लेकर प्रशांत महासागर में चीन तक, ये समस्त क्षेत्र भारत है। कब से है? 50,000 साल से है। कब तक है? अभी कल तक है। कल किसको मैं कह रही हूँ? हाँ, ये जो अशोक को कह रहे हैं, आज से 2000 साल पहले। 50,000 साल में 2000 साल तो हमारा कल ही हुआ। कल हुआ। अच्छा, केवल उसमें नहीं है, उसके बाद महाराज कनिष्क हैं, महाराज हर्षवर्धन का समय 7th सेंचुरी है, कनिष्क उसके पहले हैं। तो ये समस्त क्षेत्र में सनातन धर्म है, और सनातन धर्म भौगोलिक स्थिति के कारण, मुख्यतः भौगोलिक स्थिति के कारण भिन्न भिन्न रूप में व्याप्त होता है। जैसे देवी जगदम्बा की मूर्ति है, कितने रूपों में है। भगवान शंकर की मूर्ति है, वो लिंग रूप में भी है, और उनका मुख भी कितने रूप में है। तो वहाँ भी सब कुछ वही है जो भारत में है। उसका विभेद बताने का काम कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस्लाम का बताते हैं कि 100 साल के अंदर यहाँ से यहाँ तक फैल गया। अरे भैया, 10वीं शताब्दी में ट्रैवलर का रिकॉर्ड है, जिसको ईरान कह रहे हो। ये ईरान की वास्तविक सीमाएं नहीं, बाद में बात करेंगे। वहाँ कोई ऐसा नगर और गांव नहीं है जहाँ यज्ञ वेदी नहीं है। बिल्कुल। 10वीं शताब्दी में। और तुम्हारे हिसाब से तो तुमने 7वीं शताब्दी में सब जीत लिया था, ठीक है। तो आपके प्रश्न का उत्तर कि सनातन धर्म का विस्तार है, और जो कन्वर्जन है कहीं भी, वो स्किन डीप है। मूल सब कुछ वही है। क्यों? जो कन्वर्जन है इस्लाम में, वो जीने योग्य तो है ही नहीं। वस्तुतः पर्शिया ने विजय किया है अरब वाले इस्लाम का। अरब वाले इस्लाम में न राजा है, न रानी है, न साम्राज्य है, न सेना है, न राजकोष है। ये सब कहाँ है? पर्शिया में है। वहाँ तो भाषा भी नहीं है, लिपि है एक, और थोड़ा बहुत बोलने वाली भाषा है, साहित्य भी नहीं है। तो वस्तुतः ये पर्शियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ अरेबियंस है, क्योंकि पर्शियन लोग तो उनको गंवार, जंगली, कबीलाई, बंदू कहते थे, ठीक है। बिल्कुल। तो अभी जो हो, अच्छा दूसरी बात, आत्मा शब्द तो अपने यहाँ है नहीं, ये तो सोल का अनुवाद चल रहा। शब्द अपने यहाँ है जिस अर्थ में प्रयोग हुआ। मन, बुद्धि और चित्त से ईरानी लोग आज भी ईरानी है, आज भी। एक उदाहरण, जब ये शाहरजा पहलवी हैं, तो पहलवी नाम तो इन्होंने अपना रखा ना, पहलव वंश। अच्छा, पहलव से पहलवी। अब पहलव कौन है? जाइए आप महाभारत में। महाभारत में जो विश्वामित्र और वशिष्ठ की कथा है, जिसमें वो नंदिनी को ले जाने की बात कर रहे हैं, और वशिष्ठ मुनि मना कर रहे हैं, वो बलपूर्वक खींच रहे हैं, तब नंदिनी हुंकारती हैं, और जिन सैनिकों को उत्पन्न करती हैं, दर्द है, शक है, हुण है, उन्हीं में तो एक पहलव है। तो कहाँ ले गई मैं? महाभारत। और कहाँ पर? शाहरजा पहलवी। और पहलवी ने आती क्या कहा? आर्मी का आदमी था, कि आर्मी में
आर्मी के कमांड में एक शब्द भी अरबी का अंग्रेजी का नहीं होगा। अच्छा। सारे कौन से शब्द होंगे? ईरानी भाषा। और ईरानी भाषा भी एक नहीं है। जैसे अपने यहाँ अवधी है, ब्रज भाषा है, बघेली है, बुंदेली है, थोड़ी थोड़ी दूर पर स्वाभाविक रूप में उच्चारण भेद है, लिपि भेद भी है। देवनागरी लिपि कितने भेद से उत्तर भारत में है। क ऐसे लिखते हैं, र वैसे लिखते हैं। तो ये चीजें कहीं नहीं मरी हैं। कहाँ मरा हुआ बता रहे हैं? लेखन में, जिसको आजकल की भाषा में नरेटिव कहते हैं। नैरेटिव कहते हैं। नरेटिव में कह दिया जी सब समाप्त, सब ओवर। अरे भाई, अरब लोग तो 8वीं शताब्दी में जो गुलाम बने, किसके? इन्हीं ईरानवियों के, इन्हीं पहलवियों के, और उसके बाद तुर्कियों के। वो आजाद कब हुए हैं? 20वीं शताब्दी में। बिल्कुल। ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये मरे नहीं थे, ये थोड़े कमजोर पड़ गए थे, और इस्लाम ऊपर से एक धूल की परत की तरह छा गया था। बाकी सब कुछ यही था। तो ईरानी जो भाषाएं हैं उसमें ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत से मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते नहीं है। हाँ। संस्कृत ही उद्गम है ना। हाँ, सारी अब भाषाओं जैसे का। कहेंगे सनातन धर्म से वहाँ कुछ मिलता जुलता है, ये फालतू बात है ना। ये आम का पेड़ है, उत्तर प्रदेश से कुछ मिलता जुलता है। ये वैसी कुछ बात है। वैसी बात। अब यहाँ का जो मेरे यहाँ का जो वो दशहरी आम है, वो इतना, ये लखनऊ वाले दशहरी से कुछ मिलता जुलता है। अरे नहीं भैया, वही आम वही है। सेवा नहीं हुई है तो छोटा हो गया है। स्थान काल और परिस्थितियों और मेरे द्वारा इसकी मिट्टी। सेवा नहीं हुई है। कोई जानकार माली करेगा, ये भी इतना बड़ा हो बड़ा हो जाएगा। जाएगा। और मिट्टी पानी से स्वाद बदलेगा। बिल्कुल। तो ये एक ध्यान रखिए। तो अभी क्या हो रहा है, संपूर्ण संसार में ये जो लाद दिया गया 3 चीज, मैं इसको MCC कहती हूँ, मियाँ वाला इस्लाम, अच्छा, चर्च वाला क्रिश्चियनिटी, और कम्युनिज्म, इसको लेफ्ट कहते हैं। MCC। हाँ। इसको उठाकर फेंका जा रहा है। तो फेंकने की प्रक्रिया है, अलग अलग जगह में अलग अलग ढंग से चल रही है। तो फेंकने की जैसे आपने बात की और MCC की बात की है, किसी भी समाज में वो कितना स्वतंत्र है और वो कितना फ्लोरिश कर रहा है, ये इस बात से रिफ्लेक्ट होता है कि वहाँ की महिलाएं कैसी हैं। अभी जो वीडियोस हम जो देख रहे हैं, जो विजुअल्स वहाँ देख रहे हैं, लाखों की तादाद में चौराहों पर खड़े होकर जो महिलाएं हैं वो अपना जो हिजाब है वो वैसे ही उतार कर फेंक रही हैं, जैसा कि अभी आपने बताया। तो क्या जो है महिलाओं की जो स्थिति है वो ईरानी अगर चश्मे से अगर हम देखें तो वो पहले स्वतंत्र थी और उसके बाद फिर बुर्के के पीछे जाके और हिजाब के पीछे जाके अपने आप को छुपा लिया, वैसे ही जैसे कि धूल की जो चादर है उसके ऊपर चढ़ गई। इसको भिन्न ढंग से देखना होगा जी। हिजाब बुर्का इस्लाम में है नहीं। अच्छा। है ही नहीं। मुंह ढकने का कोई बात ही नहीं है। जिस तरह सर से पांव ढक रहे हैं, तो आप अरब में देखिए ना, पुरुष लोग भी तो ढक रहे हैं। क्यों ढक रहे हैं? क्योंकि जो रेतीली आंधी है उसमें सबको ही तो ढकना पड़ेगा ना। तो सबको ढकना पड़ेगा। स्त्री पुरुष सब ढके हुए हैं। ये जबरदस्ती बाद में ढका गया, बुर्के की बात। स्त्रियां जिस तरह आ रही हैं, ये उस समाज के मतलब गिरी हुई अवस्था का परिचायक है ना। अगर पुरुष समाज स्वस्थ होता, समाज स्वस्थ होते, समाज के सभी अंग स्वस्थ होते, तो महिलाएं तो आपातकाल में बाहर आती है ना। जिसका मतलब सब अस्वस्थ हो चुका है, तब महिलाएं सड़क पर हैं। और क्या नैरेटिव में आ गया है, महिलाओं का आना स्वतंत्रता की निशानी है? नहीं भाई। अच्छा। महिलाओं का आना समाज के टूट फूट जाने की निशानी है। तोड़ा फोड़ा किसने? मियाँ लोगों ने। इस्लाम तो ईरान में कभी था ही नहीं। कुरान में जो चीजों को हराम कहा गया है वो सब ईरान में चलता है।
मजार की पूजा ईरान में है। वो इमाम को मानते हैं, सुन्नी मानते ही नहीं है। इसके अलावा दसों बीसों ऐसी चीजें हैं जो हदूद गुनाह कहा गया है, वो सब का सब ईरान में है। जैसे एनीथिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाय बंदा। अब ये जो खोमैनी है, खोईमैनी जो भी उसका उच्चारण है, वो अपनी कितनी बड़ी बड़ी फोटो बनवाता है, मूर्तियां हैं, रेडियो पर आता है, टीवी पर आता है, तो इस्लाम कहाँ है? तो सुन्नी और शिया के बीच का ये एक फर्क भी तो है। तो ये फर्क तो उसी समय का है जब पैगंबर साहब थे ना। पैगंबर साहब का सर्वनाश, वंशनाश तो वही उसके दामाद और ससुर ने किया ना उनके। अबू उमर बकर और अली चौथे थे, बीच में एक और आ रहा है, याद नहीं आ रहा उसका नाम, उमैयद या कुछ नाम है। तो एक दामाद है, दो ससुर हैं। तो ससुर लोगों ने दामाद को बनने नहीं दिया। और ये जो है अली है, ये इनकी बेटी का पति है, अली शायद, और उसके दो लड़के हैं, हसन हुसैन। इन सबको किसने मारा? जिसने मारा उसको आप मियाँ कैसे कह सकते हैं? जो अपने पैगंबर की इकलौती बेटी के शौहर को और उसके दो लड़कों को मार दो, यानी उनका तो वंशनाश कर दिया ना। और उन्हीं को ईरान मानता है। तो इस्लाम यहाँ तो ये है कि अरब वाली मस्जिद में ये ईरान वाले नहीं जा सकते हैं, और ईरान वाली मस्जिद में ये लोग नहीं जा सकते हैं। और फिर नमाज पढ़ रहे हैं तो कुत्ता गुजर जाए, सुअर गुजर जाए या औरत गुजर जाए, तो यानी औरत की जो जगह है इस्लाम में कहाँ है? कुत्ते और सुअर के बराबर, दोनों हराम है। तो इस स्थिति से सनातन धर्म की स्त्री खड़ी हो रही है। क्यों खड़ी हो रही है? क्योंकि ये स्किन डीप है, गहरे में उसको पता है मैं औरत नहीं हूँ। औरत का मतलब एक छेद, मैं एक छेद नहीं हूँ, मैं एक भरी पूरी मनुष्य हूँ। तो उसकी मनुष्यता का एसर्शन है वो। लेकिन अभी क्या चल रहा है? तेल के लिए ट्रम्प उसको सपोर्ट कर रहा है। और यही लोग थे जो खोमैनी को फ्रांस में पाले थे। अगर खोमैनी को पाले नहीं होते तो शाह रजा इनको निपटा दिए होते। तो इसको भी पाले और उसके बेटे को भी पाले। जी बिल्कुल। तो यहाँ स्त्रियों का सड़क पर आना स्वतंत्रता का निशानी नहीं है, समाज के घटन का टूट जाना है, मतलब कोलैप्स हो गया। तभी आपातकाल में ही स्त्रियां बाहर आती हैं, ये करना पड़ता है। और आपातकाल क्या था? केवल बुर्का फेंकने के पहले कैसी दर्दनाक भयंकर मौतें दी गई। वो अपना बाल काट रही है, क्या क्या कर रही है। ये तो टूटे हुए समाज की, विकृत बीमार समाज के लक्षण है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसी से हम आगे बढ़ाते हुए आपको 1979 की उस जगह पर लेके जाते, और हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये 79 का, जिसपे कि अभी आपने दहलवी का जो पहलवी का जिस बताया था, ये वो इस्लामिक रेवोल्यूशन जो था उस समय का, वो ईरानी समाज की, मतलब जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, उसकी मांग थी, या ये एक क्लरिकल, जिसको कहते हैं ना पावर ग्रैबिंग का कहते हैं, कि उसके मौलानाओं के उसमें कुछ नहीं था। ये तेल था, तेल पर अमेरिकन कंट्रोल था, शाह रजा वगैरह, मतलब अमेरिकन कंट्रोल। फ्रांस पाल रखा था, और नाटो में भी अपना बहुत भेद आ रहा है। इंग्लैंड अलग असर्ट कर रहा है, जर्मनी अलग, फ्रांस अलग, बाकी लोग अलग। तो इसको उठाकर फेंक के अगर यूरोप का सपोर्ट नहीं होता तो खोमैनी कैसे वहां एस्टेब्लिश होता? नहीं हो सकता था। एक बात। दूसरी बात, कोई भी समाज अपने को मार डालने वाली चीजों के प्रति आग्रही क्यों होगा? अच्छा, इसको क्लरिकल डोमिनेंस ऑफ पावर कैसे माना जाए? उसके पास तो कुछ था ही नहीं, तब तो वो फेंका हुआ ईरान में पड़ा था। यूरोपीय पावर इसको इस प्रकार दिखा रही है, जैसे
इसी 1979 में अफगानिस्तान में जब घुस रहा है कौन, रूस, यूएसएसआर, तो यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए ओसामा बिन लादेन को ये भेज रहे हैं। अलकायदा खड़ा करवा रहा है, कौन करवा रहा है, अमेरिका। ध्यान आ रहा है? देखिए, तो जिसको ये कह रहे हैं कि इस्लामिक रेवोल्यूशन, पहले तो ये कंट्राडिक्टरी शब्द है। इस्लाम या तो है या नहीं है, रेवोल्यूशन नहीं है। हम लोग चाहे तो कह सकते हैं भयंकर इस्लामिक उत्पात, इस्लाम के नाम पर उत्पात। लेकिन अलकायदा कौन खड़ा कर रहा है, अमेरिका। खोमैनी को कौन खड़ा कर रहा है, यूरोप। अपने में तो दोनों में दम नहीं है, और दोनों क्यों खड़ा कर रहे हैं, उसको रूस को घुसने नहीं देना है, इसको तेल पर से अमेरिका को फेंक देना है। तेल का खेल था, बहुत सारे खेल हैं। उसमें से लेकिन तेल उसमें क्रूशियल तेल है। तेल के खेल के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। तो एक बात बताइए कि जो पहलवी जिसकी आपने बात की, और जो कि ये कहा जाता है कि वो थोड़ा मॉडरेट भी था, जिसमें इंग्लिश और तमाम वर्ड्स का वो इस्तेमाल का वो विरोधी था, महिलाओं को स्वतंत्रता देने का भी वो पक्षधर था, तो ये तो अमेरिका के फेवर की बात थी ना, यूरोपियंस के भी फेवर की बात थी। तो फिर खुमैनी को लाकर क्या सिद्ध करना चाहते थे, मतलब क्या भाई, हम लोग जब कहते हैं यूरोप अमेरिका तो एक खाने में डाल देते हैं, लेकिन उनका आपस में तो भयंकर झंझट है ना। इंग्लैंड का, फ्रांस का, जर्मनी तो आपस में ही लड़े ना, दोनों फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर भी तो इनका आपस का ही है। और अभी अमेरिका, ये यूक्रेन वॉर में अमेरिका ने तो ड्रॉप कर दिया, नहीं लड़ो, और यूरोप लड़ रहा है। तो यूरोप और अमेरिका का हर चीज एक थोड़ी है, इनकी आपसी भी सांप नेवले जैसी लड़ाई निरंतर चल रही है। तेल और खनिजों की लड़ाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो यूरोप वाले अमेरिका वालों को अपना नौकर मानते थे ना, यहाँ के भगाए हुए लोग, और अब अमेरिका वाले इनको ऐसे मानते हैं। जब केनेडी और जैकलिन गई थी तो इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ, तो कहा कि सच ए सिकनिंग, आउटडेटेड, मतलब वहां जाके सीलन की बदबू से जी घबराता है, और वो इतने गहने वहने पहनी हुई है, बहुत ही ठीक नहीं लगता है। जैकलिन एक भी गहना नहीं पहनी थी। तो इनका आपस में एक दूसरे के प्रति घृणा भी पर्याप्त तीव्र है। इतनी बढ़िया तस्वीर खींच दी आपने। अभी तो ट्रम्प गया था, तब ये क्या है वो चार्ल्स और उसकी लुगाई वो कैमिला, वो बैठी। कैमिला हैंडल नहीं कर पाएगी, इसलिए वो जो बेटा है, क्या नाम है उसका, चार्ल्स का बड़ा वाला बेटा, विलियम शायद, विलियम और साथ में उसकी पत्नी, वो बैठी। लेकिन ट्रम्प एकदम हरकत जो कर रहा है, नॉट इम्प्रेस्ड, और वो बताना चाह रहे हैं कि हम देखो सुपीरियर हैं, जैसे हम लोग के घर के नौकर चाकर हैं। नौकर चाकर भी नहीं मानते हैं ना ये लोग, तो इनको चीटी चीटा मानते हैं कि भाई ठीक है, चीटी चीटा तू पावरफुल हो गया है, लेकिन हमसे नीचे रहे। और वो कह रहा है तू यही तो इसकी चारों तरफ स्थिति है। तो अभी तक ऐसा देखा गया था कि ईरानी जो लोग हैं या जो दुनिया है, वो आयतुल्ला खुमैनी को ईरान का एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि जिसने ईरान का पूरा कायाकल्प चेंज कर दिया है और ईरान को इतने प्रोग्रेसिव उसमें लेके गया है, उसमें इसकी असल हकीकत क्या है, मतलब क्या? ईरान 79 के बाद देखिए 10 साल तो इराक वाली लड़ाई में मरा, बिल्कुल, जिसमें 14 साल के बच्चों तक को पकड़ के मरने के लिए भेजा गया था। हाँ? लाखों ईरानी काटे गए इराक वाले युद्ध में, लाखों ईरानी मारे गए 79 में, लाखों ईरानी 79 से आज तक मारे गए। और इन सबों की अपनी सनक कि हमारे पास इतना तेल है तो हम भी कोई सुपर पावर, इस्लामिक पावर बन जाए। तो वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने का, न्यूक्लियर वॉर बनाने का, पावर बनने का इनका चाव, और उस चाव के पीछे इनका संसार भर से वो सैंक्शनिंग। तो ईरानी जनता के पास तो दवाई पानी तो छोड़ दीजिए, एजुकेशन तो छोड़ दीजिए,
सारी जनता के पास तो भरपेट खाने का ठिकाना खाने का नहीं भी है। ठिकाना नहीं। बच्चों के लिए दूध का ठिकाना नहीं सही है। बात। अब इसको कोई प्रोग्रेसिव कहे तो उस नैरेटिव को क्या कहा जाए? हम्म, ठीक भाई, ये भी एक वजह अभी तो हो सकती है कि इस समय सड़कों पर जो क्या कहते हैं हमको देख रहा है ईरानी सत्ता के विरोध में। मैं इसको वजह नहीं मानती हूँ। अच्छा। क्योंकि ये तो इन लोग की नियति है हजारों साल से। अभी इसको टूल बनाकर उभार दिया गया है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन ऐसा हो गया है कि शायद 14.5 लाख रियाल का $1 कुछ हो गया है, कुछ बहुत अनइमेजिनेबल नंबर हो गया है। तो जीने की स्थिति नहीं है ना। लेकिन फिर भी बिना जीने की स्थिति में जीने का इन लोगों को अभ्यास है ना, वो मजा आता है। अब मजा नहीं आता है। इनके पास कोई आउटलेट कभी नहीं रहा है हिस्टोरिकल पास्ट में। तो अभी ये खड़े हुए हैं क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट है। अब देखिए नेट भी दे दिया है उसने। किसने? नेट फैसिलिटी उनका कोई एक एलन मस्क या कौन आदमी है, स्टारलिंक। हाँ, और वो ट्रम्प ने कह दिया है तुम किसी को मारोगे तो हम तुम पर हमला कर देंगे। तो अभी खबर मैंने आज ही देखी कि अब उनकी जो सशस्त्र बल हैं वो सादे कपड़ों में जा रहे हैं और छुरे से मार रहे हैं। अब ये तो वहशियानापन का लिमिट है। तो इसको प्रोग्रेसिव कोई कहता है तो यानी उसको ये सब चाहिए, तो उसको ये सब दे देना चाहिए, मार डालना चाहिए। तो ये जो महिलाएं इस समय सड़कों पर जिस तरीके से, जिस दमदारी के साथ, मजबूती के साथ जो अपना प्रदर्शन कर रही हैं, तो ये जो इस्लामिक जो सत्ताएं हैं पूरी दुनिया भर में, उनके लिए एक चुनौती और चेतावनी नहीं है? ये उनके लिए फाइनल समाप्ति का उद्घोष है। क्यों? ये अपने मनुष्य होने को असर्ट कर रहे हैं। और इस्लाम में मनुष्य वो है ही नहीं, वो केवल एक छेद है जिसने कि एडम को, वही जो बाइबल वाली कहानी है। तो ये तो उनकी समाप्ति का उद्घोष है। संपूर्ण संसार में इस्लाम तो जा चुका है, क्योंकि रसूल नहीं कहा था 14वीं शताब्दी में नहीं रहेगा। इस्लाम के नाम पर जो अनलॉफुल एलिमेंट उत्पात कर रहे हैं, ये महिलाओं का स्वयं के मनुष्य होने का एसर्शन, उन अराजक तत्वों की समाप्ति का उद्घोष है, शंखनाद है। तो इसकी चिंगारी जो बाकी, मैं सुन्नी कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, जो शिया कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में और भी 56 देशों में जो है, उनकी महिलाओं को ये किसी तरीके से झकझोरेंगी क्या बातें? और कौन सा शिया देश है? मेरी समझ से शिया देश एक ही है, बाकी जगह साइजेबल शिया पॉपुलेशन है। डोमिनेंस तो है ना, लेकिन उनका पॉपुलेशन है। और सुन्नी लोगों ने तो छोड़ ही दिया ना। अभी जब ट्रम्प गए थे यूएई या कहाँ, तो वो महिलाएं यूं की, और ट्रम्प एकदम डर गया। और क्यों डर गया? उसको, वो कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट ईसाई है, तो उसको ऐसे ऐसे करने वाली स्त्रियां भूतनी लगती हैं, चुड़ैले। तो वो घबरा के पीछे हटा कि चुड़ैले कहाँ से आ गई। पहले से उसको बताया नहीं होगा। और पूरी दुनिया इस बात को ताज्जुब कर गई थी कि सऊदी अरेबिया में ये सब क्या हो रहा है। सऊदी अरेबिया में नहीं, शायद यूएई में, हाँ यूएई में, हाँ, हुआ था। और इन लोगों ने तो छोड़ ही छाड़ दिया। तो ये क्रिश्चियनिटी को भी तोड़ा था यूरोप की स्त्रियों ने। सही बात। क्योंकि वहां उनको वो मनुष्य नहीं मानते थे, चुड़ैल मानते थे। ये छेद मानते हैं, वो चुड़ैल मानते थे, और मनुष्य नहीं मानते हैं उनको। तो ये मनुष्य होने का असर्शन है कि हम मनुष्य हैं और हम तुम्हारी अराजकता का नाश कर देंगे। ये जगदम्बा काली का रूप है, हर हरा के आ रही है असुरों के विनाश के लिए। विनाश के लिए मुझे तो वही दिखता है कि रक्त बीज को चाट रही है। हाँ, मुझे वही दिखता है वहाँ। तो आप इसको यूरोप में भी होता हुआ देखेंगे? क्योंकि यूरोप भी में तो होके समाप्त कर दिया। नहीं, इस्लामिक जो क्या कहते हैं, हाँ, होगा। यूरोप से तो जहाँ तक मैंने बहुत अपने वक्तव्यों में कहा है, वो इनको निकाल के बाहर फेंक देंगे। अच्छा। जैसे सोवियत रूस में कम्युनिज्म गया,
तो संसार भर में 20-30 साल में ये लोग खाली हो गए। भारत में देख लीजिए, है तो है ही है, क्या कौड़ी की औकात रह गई है। तो जब यहाँ ये सब ढह जाएगा तो वहाँ तो ये उखड़े हुए लोग हो गए ना, फिर कौन उनको गुनेगा। और यूरोपियंस चाहे क्रिश्चियन हो चाहे कम्युनिस्ट हो, कम्युनिज्म चर्च की क्रिश्चियनिटी की जूठन है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी और कम्युनिज्म मिलती जुलती चीज है। तो ये दोनों ही जो हों तो ये तो बड़े नृशंस और बर्बर लोग हैं। मियाँ लोग जैसा लल्लू, ऊपर से पैदल, खाली, ये तब तक वहाँ है यूरोप में जब तक कम्युनिस्ट इनको पाल रहे हैं चर्च के विरोध में। एक दिन दोनों लतियाना शुरू करेंगे और ये सब माई बाप कह के पसर जाएंगे। पक्का सदा यही हुआ है, सदा यही हुआ है। जब जब ये कन्वर्ट हुए हैं, जो कन्वर्ट हुआ है वो अगले पावर से मार खा के पसर गया है। तो भारत में तो नरेटिव पढ़ाया जाता है ना, तो नरेटिव में एक झूठ बताते हैं जैसे कि अनारकली और सलीम, जोधाबाई और अकबर, लेकिन ये सब हुआ नहीं ना, ये सब हुआ नहीं। तो क्या कहते हैं, वहां तो इनकी जो दुर्गत होगी ये तो खट से सॉरी बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगी कि ये लोग कौन है, ये मियाँ जो है ये कौन लोग हैं जिनके स्त्रियों के साथ गर्हित कर्म हुआ और जिनके पूर्वजों के साथ गर्हित कर्म हुआ। दे कुडंट सस्टेन इट। ये कायर है, ये तो जाहिर है, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है ना। तो इनको कोई पाल रहा है, तो ये पल रहे हैं। रोटी डालना छोड़ेंगे, जैसे अभी आपने नहीं देखा हमारे यहाँ कुत्ते को रोटी दे रहे थे, वो चप्पल लेके भाग रहा है, घर में आके टट्टी कर रहा है। वैसे ही है। तो अभी कई दिन तक देखा गया कि अरे कमजोर है, कुछ खिला दो। तो अभी ये हो रहा है कि दूर ले जाके रोटी दो और डंडा भी दिखाओ, रोटी भी दो और डंडा भी दिखाओ। फिर एक दिन आएगा रोटी नहीं देना, डंडा देके मार के हटा दो। अब जी गए जी। अब वापस हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, और आपने जैसा कि कहा, एक चीज जोड़ना चाहूंगी जी। ये जो अभी हो रहा है ईरान में, आप लोग को याद होगा 2-1 साल पहले भारत में G20 की शायद या ब्रिक्स किसी की बैठक, G20 की, हाँ, किसी की बैठक हुई थी, बड़े ग्रुप की। तो उसमें कहा गया था भारत यूरोप कॉरिडोर बनेगा, ये जो उसका नाम मैं भूल रही हूँ, हाँ। भारत यूरोप जो कॉरिडोर बनेगा ये इसी हिस्से से होकर जाएगा, ईरान, सऊदी अरेबिया वगैरह। तो ये पूरा इलाका डी रेडिकलाइज होना है। तो ये अभी जो हो रहा है ये डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस है। अच्छा, ये पूरे क्षेत्र में रेडिकल एलिमेंट साफ किया जाएगा। गाजा में साफ किया गया, हुती वालों को साफ किया गया, तो अलग अलग रूप स्वरूप झंझट दिखाई देगा। लेकिन ये मूलतः एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस है। अच्छा। रीसेटिंग है। रीसेटिंग का है कि 20वीं शताब्दी का जो जियोपॉलिटिक्स था वो अपने ही बोझ से टूट के गिर रहा है। तो गिर के कपार पर आए, उसके पहले थाम के उसकी रीसेटिंग हो रही है। और इस 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स में सनातन धर्म उभर कर, भारत उभर कर, कौन सा भारत, ग्रीस से लेकर प्रशांत महासागर तक का भारत, अच्छा, उभर कर सामने आ रहा है। इसको स्त्रियों का आंदोलन, हिजाब का आंदोलन और इस्लाम का आंदोलन इस तरह भी देखा जा सकता है। लेकिन ये सब केवल टूल हैं। मैं वही प्रश्न आपसे पूछ रहा था, लेकिन आपने उसका जवाब दे दिया। अब उसका मतलब नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये केवल टूल हैं। भारत में जो क्या कहते हैं मुस्लिम्स हैं, वो सऊदी अरेबिया हुआ, मतलब वैसे ही अटायर और वैसे ही स्टाइल, वैसे ही मतलब मेकअप जैसे होता है ना वैसे, और वैसे ही वो ईरान का जो धार्मिक शासन व्यवस्था है, उनकी जो स्टाइल है उसको अडॉप्ट कर कर यहाँ पे चलते हैं। ईरान में जिस तरीके से टूटन हो रही है, यहाँ का जो मुसलमान है वो भी तो देख ही रहा होगा ना, उसको क्या लग रहा है? वहाँ का यहाँ कोई नकल नहीं है, और धार्मिक और मजहबी ऐसे ही है जैसे भगवान राम और रावण है।
तो मजहबी चीज को धार्मिक आप मत कहिए। धार्मिक यदि है तो मजहबी नहीं रहेगा, प्रकाश है तो अंधकार नहीं रहेगा, और मजहबी है तो धार्मिक नहीं रहेगा। और पूरे मीडिया में धार्मिक और मजहबी घालमेल, सफेद और काले को घालमेल, यही गलती हो रही है सब जगह। हमको धार्मिक नहीं कहना चाहिए। सफेद और काला, अब आप काले को सफेद कह रहे हैं, सफेद को काला कह रहे हैं, और फिर पूछ रहे हैं कहे कि ना कहे। भाई आपका विचार है, आपके ज्ञान का स्तर है। पूरे मीडिया का, मैं आपके माध्यम से मीडिया पर रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, आप पर व्यक्तिगत रूप से नहीं, मैं भी अपने आप को करेक्ट करता हूँ। तो ईरान में जो है वो तो भारत वाले को चाहिए ही नहीं ना। क्यों नहीं चाहिए? भारत वाला भारत में हिंदू से कन्वर्ट हुआ है। भारत का जो वैभव है हर क्षेत्र में ईरान में अन्य की अपेक्षा अधिक है, किंतु भारत की अपेक्षा तो बहुत कम है। तो ये कर क्या रहे हैं कि भारत वाले जो मियाँ हैं, मुसलमान नहीं कहिए, क्योंकि मुसलमान मोमिन के अर्थ में प्रयोग होता है, मियाँ। तो जो भारत के मियाँ हैं, इधर से भी कुतर लें, इधर से भी कुतर लें, इधर से भी कुतर लें, इधर से भी कुतर लें। ये हिंदुओं के पैसे से हज कर लेंगे, ये हिंदुओं का खिलाया हुआ ये रोजा इफ्तार कर लेंगे। ये कौन मायने में अरब और ईरान वाले हैं? ईरान वाले तो ये लोग जाते हैं ना करबला और मक्का मदीना, तो जब ईरान से गुजरते हैं तो ईरान वाले पाकिस्तान वालों को, भारत वालों को बस से अगर जाते हैं, तुम्हारा टट्टी और पेशाब ईरान की धरती पर नहीं गिरना चाहिए मियाँ लोग का। अच्छा, तो पैक करके बस में ही रहता है। तो कहाँ लेके चलते उधर? अब उधर कहीं कोई डलवाता होगा, तो ये मदीना में करने के अब कहाँ डालते हैं ये नहीं, लेकिन ये मैंने बहुत ऑथेंटिक वर्णन पढ़ा है, पुस्तक मेरे पास है। अगले किसी वार्ता में कहिएगा, ढूंढ के निकाल के टेबल पे रखो। तो वो तो किसी हाजी को पकड़ के बता सकता है वो हाजी को कितना अकल है। अब तो खैर वो सी रूट से जाते भी नहीं, अब तो बाई एयर जाते हैं, फट से पहुंच जाते हैं वहाँ। अब बाई एयर जाने की मनाही है। पैगंबर वो जो थे रसूल हवाई जहाज से कभी गए आए? अगर अल्लाह ताला चाहते तो अपने रसूल को हवाई जहाज न दे देते। हवाई जहाज तो कुरान के अनुसार इब्लिस ने बनाया है। इब्लिस कौन हुआ? शैतान। काफिर कौन है? चर्च वाले, कुरान के अनुसार। तो चर्च वाले किससे गाइडेड हैं? शैतान इब्लिस से। तो इब्लिस ने जो बनाया है उसके ऊपर ही सब बैठ के जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला बिगड़े हुए हैं इन लोग से। अच्छा, इसीलिए नाराज है और बहुत सा गड़बड़ी सब कर रहे हैं ना भारत वाले। तो पूरे इस्लामिक मुल्क में जो इस समय उथल पुथल हो रही है, अल्लाह बहुत नाराज है। हाँ, भयंकर नाराज है। और उन्होंने अरबी भाषा में दिया, वो चाहते तो 20 भाषा में कुरान दे देते, अरबी, हिंदी, बंगला नहीं दे सकते थे अल्लाह ताला। उन्होंने केवल और केवल अरब वालों के लिए कुरान दिया, और ये बात पैगंबर ने कहा है, यहाँ की अपनी भाषा में। और ये क्या किए? लेके डंडा लेके चारों तरफ घूम रहे हैं, हम भी मियाँ, हम भी मियाँ, हम भी मियाँ। और कर क्या रहे हैं? उनकी एक बात को मानते हैं। तो अल्लाह ताला इनकी चटनी यही इसलिए बना रहे हैं कि जब सब ऊपर जाएंगे ना हेल में, दोजख में, तो वहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी। तो यही सबों को। तो इससे एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि जिनकी डीप रूटेड व्यवस्थाएं हैं, जड़ें जिनकी बहुत गहरी हैं, उनको, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये स्किन के ऊपर का ही है, तो इस्लाम का जो प्रभाव जो तमाम मुल्कों में हम जो देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा देर तक आप किसी को सप्रेस करके रख नहीं सकते, वो निकलेगा। स्वयं मक्का मदीना में तीनों महादेवियां खड़ी हो गई हैं। अल्लाट, अलुजा, अलमनत की पूजा हो रही है। पढ़ा होगा आपने भी। आप सुनने में तो आता है। आप पूजा हो रही है। संभव ही नहीं ना, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तो वही हो रहा है, जा रहा है, खत्म हो रहा है। पाप भिन्न भिन्न रूपों में बार बार आता है, और फिर भागवत सत्ता भिन्न भिन्न रूपों में आके उसका उन्मूलन करती है। तो आगे फिर पाप आएगा, किसी भिन्न रूप में आएगा।
तो आप इस समय ईरान की जो स्थिति है वो 1947 में जो भारत की जो सिचुएशन थी, हमने अपने आप को पावर ऑफ ट्रांसफ़र लेने के बाद जब हमने इसको सेकुलर सिविलाइजेशन जैसा कि हमारी पहले जो थी, उसी दिशा में ईरान को भी आप बढ़ते हुए देख रहे हैं? ना हाँ। पहले हमने ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं किया। हाँ कांग्रेस का एक धड़ा, हाँ गांधी वाला, अंग्रेजों से दुरभिसंधि करके भारतीयों के हितों का समस्त रूप से कत्ल नाश करके करके हाँ सत्ता लिया। तो वहाँ क्या हो रहा है इस वक्त, ऐसा तो कुछ मेरी समझ से नहीं हो रहा है। दूसरा, हम लोग किसी भारतीय रास्ते पर नहीं गए। जो अंग्रेज जो दुष्टता ना कर पाए, वो दुष्टता तो इन कांग्रेसियों ने किया। अब यहाँ क्या होगा, ऐसा कुछ होता हुआ मुझे नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर सनातन धर्म की पुनः वापसी होगी। अच्छा, तो जैसा कि अभी हम ईरान में ये इस्लाम को टूटता हुआ देख रहे हैं, तो क्या वाकई में इस्लाम की टूटन है या कुछ और हो रहा है? मतलब कि हम कैसे? इस्लाम तो कहीं संसार में है ही नहीं। इस्लाम उसको कहेंगे जो कुरान में वर्णित है, वो तो है नहीं। उसके नाम पर, अच्छा, इस्लाम के नाम पर जो लॉलेसनेस चल रही है और जिसमें मनुष्यों के, प्रकृति के, जीव जंतुओं के, विशेषता स्त्रियों के ऊपर जो अकथनीय अत्याचार हो रहा है, ये उसके समाप्ति का काल है। अच्छा, तो भारत में भी ऐसे ही कुछ लक्षण दिखाई दे रहे? भारत में सब काम बड़ी शांति से हो जाता है ना, क्योंकि शासन जो वर्तमान शासन है 2014 के बाद, ये मियाइनों को छेद नहीं मानता है, औरत नहीं मानता है। भारत का वर्तमान जो शासन है, वो जो मियाइन है उसको भी मनुष्य मानता है और उसके भी अधिकारों की रक्षा को इस संविधान में भी वचनबद्ध करता है। और भारतीय कोई मनुष्य कितना भी बड़ा इन मियाओं का शत्रु है, जैसे मैं स्वयं हूँ, तो भी मैं मियाइन स्त्री के अत्याचार के पक्ष में थोड़ी हूँ। सच है। तो इसलिए भारत में वैसा कुछ नहीं होगा। 3 तलाक हटी गया, वक्फ हटी गया, हलाला वगैरह हटी जाएगा, बुर्का बुर्का है ही नहीं अपने यहाँ। सब देखिए कैसे नाच गा घूम फिर रही हैं। अपने यहाँ कहाँ सबको आनंद से है। किसी को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाके एक रिट फाइल करना है और भारत सरकार कानून बना देगी। और भारत सरकार, मेरा मानना है 2029 के बाद किसी को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, सीधे कानून बनेगा। क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या है? दैट इज फॉर लेजिस्लेशन। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव आर असेंबली। यही हुआ ना, यू आर असेंबलिंग फॉर लेजिस्लेशन। तो अभी जो ये कांग्रेसियों ने जो माहौल बना दिया, उसमें बहुत से मामलों में लेजिस्लेशन करने में सरकार चाहती है कि थ्रू सुप्रीम कोर्ट आओ। तो उस लिए है। लेकिन 2029 में 10 साल से कह रही हूँ, या कम से कम 2014 से कह रही हूँ कि 2029 के बाद ये सब समाप्त हो जाएगा। 2029 के बाद आप देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली धड़ाधड़ काम कर रही है। ये सब होते हुए देखेंगे। हाँ हाँ, मैं तो सब देख दाख के मेरी जो अस्थियां हैं, वो जिसको अखंड भारत कहते हैं, मैंने तो मोदी जी से कहा है। तो 2029 में आप कहाँ जा रही हैं? 2029 के बाद ये सब हो जाएगा ना। नहीं तो मेरा आयु 2038 तक है। जो अरे तब तक तो पता नहीं क्या हो चुका होगा। 2038 तक है मेरी आयु। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है इस मामले में? और जो भी कुसुमलता, प्रोफेसर कुसुमलता जी के जो फैक्ट्स हैं जो उन्होंने बताया, उससे आप कितना सहमत हैं? कमेंट करके बताएं। ऐसी ही कोई चर्चा, ऐसी ही कोई स्टोरी में फिर से आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे भारत मेरी नज़र से।